हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। मैं टी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी में खंड का काव्य भाग है, जो पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा विरचित नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति जो कविताएं हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे। और आपने इनकी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, इन सबको मिलाकर के इस पाठ में 8 वीडियो बनाई गई। 8 वीडियो में 7 वीडियो का आप देख चुके हैं और उसको अध्ययन कर चुके हैं। और इसके पहले की जो वीडियो हैं उनको आप बराबर देखते रहें। अभी कल आपने जो वीडियो देखी उसमें बापू के प्रति तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थिशेष, आप बहुत अच्छा इनको भ्रांतिमान अलंकार और इनका काव्य सौंदर्य, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपने अध्ययन किए हैं। इनका इस काव्यांश में अर्थात बापू के प्रति जो शीर्षक है, इस शीर्षक पर आधारित अभी अंतिम वीडियो रह गई, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, पूरे मन से तैयारी करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ें और हम चलते हैं एक बहुत अच्छे सुमित्रानंदन पंत जी के जो भाव थे कि बापू जी के प्रति उनके क्या भाव थे, क्या विचार थे, और यहाँ तक कि बापू जी के प्रति सुमित्रानंदन पंत जी ने जो श्रद्धा भाव, जो उनसे प्रार्थना की है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत होने जा रहा है। उसका हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को शिक्षा के प्रति, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलते, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलते, अब बिना परिश्रम के कहीं ज्ञान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के कहीं ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए आप परिश्रमी बने, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और शिक्षा ही आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। आपकी सारी मनोकामनाएं कौन पूरी करेगी? वो शिक्षा ही पूरी करेगी। इसलिए अपने विद्या अध्ययन के बारे में आलस्य का परित्याग करो और पूरे मन से जुड़ जाओ पढ़ने में। तो आइए अब काव्य पर आधारित इनका जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित बापू के प्रति अवशेष भाग है, इसका हम अध्ययन करते हैं और चलते हैं। देखिए, बहुत सुंदर इन्होंने काव्यांश लिखे थे और इसको आप देखिए। हमारे साथ पहले इसको बोलेंगे। बोलिए। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। हरे रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, नव जीवन आशा इस प्रहलाद, और मानवी कला के सूत्राधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। ये जो काव्यांश है, पहले आप इसका संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के बापू के प्रति नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अभी आपने इसका संदर्भ जाना और प्रसंग भी जानने कि प्रस्तुत पंक्तियों में गांधी जी के प्रति आत्मिक विकास और नवयुग के निर्माता या नव युग के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है, इसका उल्लेख यहाँ पर पंडित सुमित्रानंदन पंत जी करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए व्याख्या जानेंगे। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, अर्थात कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके
द्वारा संचालित आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन, इन्होंने ही चरखा आंदोलन चलाया था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। जैसे कि आज अभी आप देख रहे हैं कि भारत में इस विश्व की महामारी कोविड-19 से बचने के लिए और कैसा आक्रमण किया है चीन ने, तो चीन के द्वारा जो इस समय ये बताया जा रहा है कि चीन के द्वारा ये कोविड-19 का ये जीवाणु ये कहीं हवा में लीक हुआ और आज पूरा विश्व उससे प्रताड़ित है और इस लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस लॉकडाउन में आपको समय-समय पर अभी हम लोग स्टूडियो में नहीं पहुंच पाते हैं, तो जैसे कि अभी सैटरडे और संडे में लॉकडाउन है, तो इसमें वीडियो आपको समय से नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमें भी खेद है और हम प्रयास करते हैं कि आपको समय से वीडियो उपलब्ध कराएं। तो चलिए चलते हैं, इधर भटक गए थे और आपको ले चलते हैं कहाँ कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म। गांधी जी को माना जाता है कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया। अर्थात जो चरखा आंदोलन चलाया गया, खादी आंदोलन जो चला, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इसका जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि भी करना था, आत्मशुद्धि के लिए भी था और आर्थिक मजबूती के लिए भी था। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों युगों से छिपी हुई वेदना को कात करके उसको बट करके उसका रूप परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसको एक नया रूप प्रदान कर दिया और भौतिक देखिए गुंजित कर लिया गगन जग का। अर्थात आपने उस चरखे के समान अभौतिक वस्तुओं वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा की आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजित कर दिया। अर्थात गगन में उसकी ध्वनि, उसका आपका द्वारा किया गया यह नाद व्याप्त हो गया। यदि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, अर्थात चरखे से काती गई सूत से बनी जो खादी थी, उस खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में केवल जीवन की नवीन आशा और उल्लास, जीवन के नवीन आशा और उल्लास इस प्रहलाद अर्थात उल्लास से आपने भर दिया है तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और नवीन कला का आपने सूत्रपात किया है, अर्थात एक शुरुआत की है। हे नव आदर्शों के निर्माता, अर्थात महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मानवीय कला का सूत्राधार है हरलिया यंत्र कौशल विषाद। अर्थात ये नवीन आदर्शों के निर्माता, जहां आपने एक और युग युग की वासनाओं से उत्पन्न वेदना का अंत कर दिया, वहीं आपने यंत्रीकरण अर्थात जो यंत्र कौशल था, यंत्र का एक युग था, उस यंत्रीकरण से उत्पन्न जो संघर्ष, बेरोजगारी और दुख अर्थात बीमारियां से घिरा था, उसको आपने दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता की ओर प्रारंभ किया, अर्थात नवीन सभ्यता को आपने शुरुआत कर दी। इसी के साथ ये पूरे पद्यांश की आपने व्याख्या सुनी। अब हम आपको लिख चलते हैं काव्य सुंदर। काव्य सुंदर में पहले भाव पक्ष आप जाने। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चरखा आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा किए गए आत्मिक शुद्धि के प्रयास और नवयुग के सूत्राधार के रूप में उनके कार्यों की एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। महात्मा गांधी जी के कार्यों की एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। और भाषा इसमें देखिएगा, भाषा इसमें परिष्कृत खड़ी बोली, परिष्कृत माने शुद्ध, परिष्कृत माने क्या होता है, शुद्ध खड़ी बोली है। और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस काव्य में प्रस्तुत पद्यांशों में रूपक अलंकार है। रस इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसमें काव्य के गुण अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रस्तुत काव्यांश में काव्य की गुण ओज है, अर्थात ओज गुण से परिपूर्ण है। ये जो आपने सुना किस तरीके से लेखक ने के जो
महात्मा गांधी जी के प्रति कैसे उनके विचार थे, कैसे भाव थे, उसको यहाँ वाणी दी गई है। और आइए अब आगे चलते हैं। देखिएगा, ये अगला पद्यांश है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद था कंस, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी। पहले इसको हमारे साथ उच्चारण करें। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांतो, श्रृंखला दासता प्रहरी बहो, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांतो, कारागृह में दे दिव्य जन्मो, मानव आत्मा को मुक्त कांतो, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की न तो पद प्रणत शांत, अर्थात तुमने की न तो पद प्रणत शांत। अर्थात यहाँ पर ये काव्यांश जो था, इस काव्य पंक्तियों को आप सस्वर वादन करें और अभ्यास करें। किसी भी काव्य को जब 2 बार 3 बार आप पढ़ते हैं लगातार, तो उसको एक विशेष आनंद की अनुभूति, उसमें एक लयबद्धता, संगीत अर्थात गीतेत्मा, अर्थात उसमें गेयता आ जाती है, और संगीतात्मकता के कारण ही वो ज़्यादा प्रिय और आपको आनंद प्रदान करेगी। इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, कैसे गांधी जी ने व्यक्त किया, इसको आप ये संदर्भ जान लें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के बापू की प्रति नामक शीर्षक से या कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अर्थात ये इसका अब प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो प्रसंग समझें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर पंत जी ने स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार विदेशी अत्याचारियों को दूर कर भारतवर्ष को मुक्त कराया है। अर्थात आज आप देखिएगा, इस भारत देश में 70% क्या 80% प्रोडक्ट चीन से प्राप्त हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, लाइट से लेकर के बल्ब से लेकर के हर क्षेत्र में आप देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग वो चीन के बने हुए उपभोग कर रहे हैं। और हमारे देश से कीमती वस्तुएं और सारे संसाधन, सब पैसा चीन को जा रहा है। इसका निर्माण यदि हमारे भारत की भूमि में होने लगे, तो हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी और हमारे देश का धन देश के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए स्वदेशी अपनाने की बात कही गई थी। तो आइए इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा। देखिए, साम्राज्यवाद था कंस। भारत अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिए कंस के समान था। और कंस कैसा था, आप महाभारत में कहानी आपने सुनी होगी। कंस ने अपने पिताजी को, अपने माताजी को, सबको उन्होंने उठा करके जेल में, बंदी गृह में डाल दिया था। अर्थात भारतवासी जेल के कैदी देवकी के समान पीड़ित थे, तथा मानवता के पशु बलाक्रांता, अर्थात मानवता और अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। उसके पैर परतंत्रता की बीड़ियों में, अर्थात श्रृंखला दासता, अर्थात श्रृंखला माने जंजीर, दासता की बीड़ियों में, दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ प्रहरी बहु, अर्थात उनके पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले ये निर्दयी जो अधिकारी थे, निर्दयी अधिकारी लोग, इन अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। ये अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। अर्थात कारागृह में दे दिव्य जन्म, अर्थात जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर के, श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर के और कंस के अत्याचारों का अर्थात दमन कराया था, उसी तरह से हे बापू, तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल में जाकर के मानव जाति को, अपनी संपूर्ण मानव जाति को आपने मुक्ति दिलाई है। अर्थात आत्मा को मुक्त कराया है आपने। और कांत
अर्थात भारतवासियों को का शोषण करने वाली ये ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से उसको झुका दिया है, प्रणत कर दिया है। अर्थात ये पद प्रणत शांत, तुमने उसको नीचे झुका दिया। तात्पर्य ये है, अर्थात भाव ये है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना को बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़ करके समान गति से प्रवाहित हो रही थी, होने लगी थी, उसी प्रकार यह अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राजसत्ता बापू के सामने झुक गई और भारत देश कंस जैसे आताताई जो शासक थे उन शासकों से मुक्त हो गया, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हुआ। ये आपने अभी व्याख्या सुनी है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने विदेशी शासन के अत्याचारों और शोषण वृत्ति का चित्रण किया है। भाषा इसमें संस्कृत निष्ठ है। देखिएगा, साम्राज्यवाद, बंदनी, पशबलाक्रांता, श्रृंखला, दास्ता, प्रहरी, और ये निर्मम, शासन पद, शक्ति भ्रांत, कारागृह, दिव्य, मुक्त, ये कांत, यमुना, शांत, पद प्रणत, ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये सभी संस्कृत निष्ठ है। अर्थात इसमें खड़ी बोली है, इसमें अलंकार, रूपक अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। इसमें कौन सा रस है तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत काव्यांश में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस, ध्यान रखेंगे। और शब्द शक्ति कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। काव्य के गुण, इस प्रस्तुत पद्यांश में काव्य के गुण क्या हैं तो आप बताएंगे? प्रस्तुत पद्यांश में काव्य के गुण ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आपने दो जो अवशेष ये परिवर्तन बापू के प्रति अर्थात सुमित्रानंद पंत जी द्वारा विरचित युगांत कविता जो बापू के प्रति है, बापू के प्रति इस कविता से आपने दो पद्यांशों का अध्ययन किया। अब इसका अंतिम पद्यांश है, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे और मन लगा करके उसको आप सुनिए। आइए, बहुत सुंदर है। किस प्रकार से आपने अभी अंग्रेजों की गुलामी से ये देश हमारा आज़ाद हुआ, सबसे प्रमुख भूमिका किनकी रही, ये सभी लोग इससे अवगत है। पूरा भारतवासी इसीलिए बापू जी को प्यार से बापू कहते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। आइए, अंतिम ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे, पढ़िएगा, हमारे साथ बोलिए। काराथी संस्कृति विगत, काराथी संस्कृति विगत, भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष। महात्मा गांधी जी के प्रति सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं? आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नान्यतम जयते सत्यम माम भई, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पंक्तियाँ इसमें रेखांकित हुई हैं। इन रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको विशेष रूप से करनी है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो पहले आप इसका संदर्भ जान लें। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, ये प्रस्तुत कमनीय कलेवर काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के बापू के प्रति नामक कविता से समुद्रित हैं और इसकी रचयिता कविवर पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। संदर्भ जान लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पंडित सुमित्रानंदन पंत जी ने महात्मा गांधी जी के किए गए उपकार को उनसे प्रार्थना की है कि आपने क्या क्या किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनकी बड़ाई की है, उनके प्रति क्या भाव है, इसको प्रकट किया गया है। तो अब व्याख्या लेकर करते हैं हम लोग
कारा थी संस्कृति विगत, अर्थात जो पहले की हमारी संस्कृति थी, अर्थात जिस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था, जिस समय हमारा देश महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कितने राजा लोग एक दूसरे राजाओं से कैसे लड़ते रहे, और मानव मानव के बीच में ऊंच नीच, जाति, धर्म और काले गोरे का, कहीं ऊंच नीच का, और किस प्रकार से क्षेत्रवाद, भाषावाद, नाना छोटे छोटे भूभागों में बटा हुआ हमारा यह देश था, इसके प्रति क्या भाव थे ये व्यक्त किया गया। तो कारा थी, अर्थात कारा माने होता है अंधकार, कारा माने हमारे ये विगत जो हमारी संस्कृति, इसके आज की जो पहले की संस्कृति, आज़ादी के पहले की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसे अंधकार से परिपूर्ण थी, और भित्ति दीवारें खड़ी थी, क्या कैसी दीवारें, बहुत नाना प्रकार की दीवारें थी, वो धर्म की दीवारें थीं, जाति की दीवारें थीं, ऊंच नीच की दीवारें थीं, कोई आगे बढ़ गया तो कोई बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया है, और रूप नाम, किस प्रकार से लोग अपने अपने नाम के लिए और कहीं कहीं पर तो काले गोरे का झगड़ा हो रहा है, किस प्रकार से बंदी जगजीवन, सभी लोग सारा जीवन बंदी की तरीके, एक बंदी क्या है, पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ हमारा संपूर्ण मानव समाज था, और पूरा जग जीवन इनका किस प्रकार से पूरा जीवन उनका बंदी गृह के, अर्थात एक कैदियों की भांति व्यतीत होता था। और जब कैदी होते हैं, दूसरे के आपाधीन होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, स्वतंत्रतम महादुसुखम, स्वतंत्रता में महान सुख होता है, सभी सुख प्राप्त होते हैं। और जब बंदी जन अर्थात पराधीन होते हैं, तो अब बताइए सारा सारा दुख, मतलब सभी प्रकार के दुख आपको मिलते हैं। भू विभक्त, अर्थात ये भूमि जो हमारी है, भारत भूमि, हम भारत के वासी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य स्थापित किया गया, यहाँ पर भू विभक्त है, अर्थात कैसे छोटे छोटे राजा लोग अपने अपने क्षेत्र में भूमि के, इस क्षेत्र के विस्तार के लिए झगड़ा करते थे। आज देखिए इस भारत की भूमि पर ही मानसरोवर में चीन ने कब्जा कर रखा है, कहीं पे पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को अपना कश्मीर बताता है कि यह पाकिस्तान का हिस्सा है, तो आज 370 धारा खत्म हुई। तो किस प्रकार से झगड़े होते थे, भूमि विभक्त, अर्थात लोग बंटवारे के लिए, क्षेत्र के विस्तार के लिए आपस में झगड़े करते थे। विज्ञान मोड़, विज्ञान किस प्रकार से निरंतर आगे की ओर बढ़ता गया, और ये विज्ञान ने नए नए उपकरण खोज करके रख दिए, और विज्ञान ने ही इतना आगे बढ़ गया, इसको खुद को ज्ञान नहीं है। ये तलवार, अर्थात जो आज अग्नि अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र और जैविक अस्त्र जो हम लोग तैयार किए, किसके लिए, एक दूसरे के विनाश के लिए, ये भारत ही ने विश्व की संपूर्ण संस्कृति को नष्ट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया विज्ञान मूल जन प्रकृति काम, अर्थात लोगों ये मानव प्राकृतिक अर्थात निरंतर सुख और काम में संलग्न रहे। आगे तुम मुक्त पुरुष, अर्थात सभी लोग सुख भोगने में और कैसे अपने जीवन यापन में सिर्फ अपना पेट भरने में ही लगे रहे। लेकिन हे गांधी जी, आप एक मुक्त पुरुष हुए, आप ही है जो आप आज़ाद हुए और संपूर्ण भारत देश को आपने आज़ादी दिलाई। कहा गया, क्या कहा गया है कि हे मतलब तुम खट के बिना ढाल, गांधी तुमने कर दिया इस देश को आज़ाद। कैसे देश को आज़ाद किया है, ना गोली चलाई, ना बंदूक चलाई, फिर भी तुमने देश को आज़ादी दिलाई। मिथ्या जड़ बंधन, अर्थात ये जो जड़ बंधन है ये सभी मिथ्या है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि संपूर्ण संसार में जो एक दूसरे के प्रति बंधन बना करके रखते हैं सभी मिथ्या है, झूठा है, असत्य है। सत्य काम, सत्य शब्द है तो सिर्फ राम है, अर्थात ये राम का जो इनका गीत आप भजन गाते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, अब पतित के पावन सीताराम। तो ये सत्य राम शब्द ही है। राम में बड़ी शक्ति है, माँ में बड़ी मुक्ति है, इन दोनों की यही युक्ति है। अर्थात राम की अप्रतिम भक्त रहे महात्मा गांधी जी। और नान्यतम जयति सत्यम माम भई हो, अर्थात असत्य की जय नहीं बल्कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जय ज्ञान ज्योति,
अर्थात तुम्हें ज्ञान की ज्योति हो। इसलिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं, और ये पूरा भारत देश नहीं, पूरा विश्व आपके इस ज्ञान ज्योति के, जो आपके द्वारा प्रकट ज्ञान की रोशनी से, जिसमें सारा देश हमारा आज़ाद हुआ और संपूर्ण विश्व की जो संस्कृति खड़ी हुई है, इसलिए हम आपको बारंबार नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। इसी भाव के साथ ये आगे हम चलते हैं काव्य सुंदर में। तो काव्य सुंदर में इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी भाषा है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश में परिष्कृत खड़ी बोली है, और इसमें अलंकार रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें रस कौन सा है? तो शांत रस है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है। काव्य की गुण, इसमें कौन सा गुण है, तो आप बताएंगे इसमें ओज गुण है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपको आज के इस वीडियो में 3 पद्यांशों की व्याख्या, काव्य सौंदर्य, संदर्भ, प्रसंग आपको बताया गया है। आपने अध्ययन किया पूरे मन से, और व्याख्या भी आपने विस्तार से सुनी है। अब हम चलते हैं, आपको कुछ आपकी परीक्षा लेते हैं, कुछ आपको अभ्यासार्थ प्रश्न देते हैं, तैयार हो जाए। आइए देखिए, आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सावधानी से उत्तर दीजिएगा। विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थीं? कौन कौन सी भित्ति थीं? भित्ति माने दीवारें थीं। तो विगत संस्कृति में, जो पिछली संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, उसमें कौन कौन सी दीवारें थीं, किस प्रकार की दीवारें थीं, इसको आपको बताना है। आप बताइए, आपको पढ़ाया, हमने बताया है व्याख्या में। तो आप ध्यान दीजिए, उत्तर सुन लीजिएगा। विगत संस्कृति की बहुत सी जाति, किसकी? धर्म की। बहुत सी धर्म, जाति, ऊंच नीच, काला गोरा, क्षेत्र, भाषा आदि की दीवारें थी। जड़ बंधन मिथ्या है, राम सत्य है, ये घोष करने कौन आया था? इस नारा को लगाने वाला कौन था? कौन सा आया था इस दुनिया में, भारत देश में? तो आप क्या बताएंगे? जड़ बंधन में, ये जड़ बंधन मिथ्या है, राम सत्य है, ये उद्घोष करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे। कौन आए हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, नानृतम जयति सत्यम, ना अनृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, सत्य की नहीं। इसका नानृतम जयति, ये शब्द मिस्टेक आया है। नानृतम जयति सत्यम का अर्थ है सत्य की विजय होती है, सत्य की नहीं। चलिए, तीसरा के बाद आपको चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रेखांकित अंशों का भावार्थ लिखिएगा। तो जो रेखांकित अंश आपको दिए गए, इसका भावार्थ आपको देखना है। देखिएगा, यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं जिनका आपको भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ हम आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। अब इसको भावार्थ आप लिख करके लाएंगे अपनी कॉपियों में। और पांचवा अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तैयार रहें। पांचवा अंतिम प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कविता का नाम लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? कविता का शीर्षक क्या है? कविता का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? तो आप बताएंगे प्रस्तुत कविता का शीर्षक बापू के प्रति। कविता का शीर्षक क्या है? बापू के प्रति। और कवि का नाम है पंडित सुमित्रानंदन पंत जी। कवि का नाम क्या है? पंडित सुमित्रानंदन पंत जी है, ये कवि हैं। तो इस प्रकार से आपने ये पाठ 7 के जो 8 खंड, अर्थात 8 वीडियोस बनाई गई, 8 लेक्चर दिए गए, उनको सभी को आपको बताया जा चुका। आप इसको विधिवत आप अध्ययन कर चुके हैं, और पूरा मन लगा करके आप इसको तैयार करें। बहुत अच्छे। आपको कैसे नौका विहार आपने अध्ययन किया, इसी में आपने परिवर्तन भी अध्ययन किया। आपने सुमित्रानंदन पंत जी को ये प्रकृति के चितेरे कहे गए, इसलिए आपने इनको महात्मा गांधी जी के प्रति क्या विचार थे, क्या भाव थे, वो भी आपने बापू के प्रति इस कविता को आपने अध्ययन किया। और अगली वीडियो में अब आप देखेंगे ये महादेवी वर्मा जी, जो अगली वीडियो है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय और काव्यगत विशेषताएं, ये आपको अध्ययन करना है। इसलिए आप अपनी तैयारी करके आएंगे, और ये महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, इसको जरूर पढ़ करके आए। हम आपको विधिवत अगले वीडियो बताएंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोग ये बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक देखें। अपने मित्रों से भी कहें जुड़ें, और पूरा मन लगा करके पढ़ें, निरंतर वीडियो देखते रहें। इसी के साथ आप सभी का आज ये क्लास समाप्त होती है। खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इसी शुभकामनाओं के साथ
हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।